जय हिंद दोस्तों। आज हम 28 सितंबर 2024 के विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे ये उसका आंसर्स हैं CDAA और ये आपके आज के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, PYQ मैंने डाले हैं क्योंकि डायरेक्टली लिंक हो रहे थे और मिल रहे थे। हम जब डिस्कस करेंगे फिर आप इसको आंसर कर पाइएगा ईजिली। और आज कोई भी मेंस का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ऐसा कोई आर्टिकल था नहीं जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन पाए। और साथ ही साथ आपको अगर ये PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपना आंसर वांसर भेजना या कुछ डाउट है आपका तो चैट ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी न्यूज़ है इंडिया उज्बेकिस्तान बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। देखो नाम से ही पता चल रहा है ये कुछ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो कोई एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट करती है तो उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी वो दूसरे स्टेट की होती है, कंट्री की होती है। उसी को हम बोलते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। क्या है भाई? तो इन्वेस्टमेंट बाय नेशन एंड कंपनीज ऑफ वन स्टेट इन अंडर द स्टेट, और उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसी के लिए हम ये एग्रीमेंट बनाते हैं। इंडिया ने अप्रूव कर दिया है नया मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी टेक्स्ट 2015, जो कि हमारे पुराने 1993 को रिप्लेस करेगा। ओके, अब ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहले भाई नेशनल ट्रीटमेंट, कि जैसे हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उसको जैसी ट्रीटमेंट मिलती है वैसे ही आपको मिलेगी। मतलब कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट आता है तो फिर प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएशन। अभी ये क्या होता है भाई, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई प्राइवेट कंपनी है, सॉरी प्राइवेट कोई जगह है, प्रॉपर्टी है, उसको पब्लिक यूज़ में ले जाती है क्योंकि वो ज़रूरी होता है उस वक्त। तो बस इसी को हम बोलते हैं एक्सप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो अगर कोई इसके अंदर हम क्लियरली डिफाइन करते हैं कि अगर बाहर का इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आपका एक्सप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे हम। ठीक है, या फिर लिमिटेड करेंगे, एकदम ही ज़रूरत पड़ जाती है तब। फिर भाई डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए सबसे पहले हम हमारे पास जो लोकल रेमेडीज़ होगी उनका यूज़ करेंगे। कम से कम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की ज़रूरत पड़े उसकी हम कोशिश करेंगे। ओके, तो इन शॉर्ट आप समझ गए। ठीक है, कि कोई एक नेशन दूसरे में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके सारे प्रोटेक्शन की बात चल रही है। ठीक है, यानी कि इधर इंडिया उज्बेकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा तो हमारे पास ये प्रोटेक्शन अवेलेबल होंगे, या फिर उज्बेकिस्तान इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो उसके पास ये सब प्रोटेक्शन अवेलेबल होंगे। ओके, उज्बेकिस्तान के बारे में देख लेते हैं भाई। तो भाई उज्बेकिस्तान के जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें टॉप 10 में इंडिया आता है। हमारे बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है डस्ट लिंक। फिर वही मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि UN, इंटरनेशन, G20, ब्रिक्स, SCO, इन सब में एक दूसरे के साथ हम मिलते हैं, एंगेज करते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में भाई तो उज्बेकिस्तान में यूरेनियम और के कॉन्सेंट्रेशन को सप्लाई कर रहा है भाई। एंड इंडियन कम्युनिटी अराउंड 14,000 उज्बेकिस्तान के अंदर रहती है। ठीक है, ये जनरल था। अभी हम देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन आ सकता, ये भी आ सकता है या आप इसको इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हो बहुत सारी जगह पे। अभी जो मैप से लोकेशन से क्वेश्चन आ गए हैं एक दो बार, उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस फोटो को साइड में रखते हैं, इसी को देख लेते हैं। हाँ, ये देख लीजिए उज्बेकिस्तान कहाँ पे है भाई? ये अपना इंडिया रहा, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। अभी अफगानिस्तान के आप एकदम ऊपर जाओगे ना तो अफगानिस्तान का समझ लीजिए ताज, तो वो है तजिकिस्तान। फिर ताज के बाजू में यहाँ पे तुर्की पड़ता है आपका। ठीक है, इस एरिया में तो यहाँ पे आपका तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान के बाजू में। और उसके ऊपर पड़ता है अपना उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल कौन सी है? तो ताशकंद। और अगेन उज्बेकिस्तान के ऊपर कजाकिस्तान और बाजू में किर्गिस्तान। ठीक है, और यही पूरे के पूरे रीजन को हम बोलते हैं सेंट्रल एशिया। ओके, चलिए अभी देखो हम थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लेते हैं। कैसे? देखो नॉर्मल याद करना है। इधर आएगा U, उसके ऊपर के एंड बाजू में के, और नीचे T। T ईजी है, पहला के है वहाँ पे Z रख दीजिए आप, या फिर ऐसा कीजिए ना, U का की एंड तू ता। उज्बेकिस्तान को बीच में डालिए और फिर दो ही है, काकी तूता, दैट्स इट। इधर से आपका सब बन जाएगा। का से कजाकिस्तान, की से किर्गिस्तान, तू से तुर्कमेनिस्तान और ता से तजिकिस्तान। काकी तूता। ठीक है, चलिए मस्त बन गया, अभी अभी बना है भाई राइट नाउ। ओके, चलिए अभी हम देख लेते हैं कास्पियन सी यहाँ पे जो बाजू में दे रखा है उसकी कंट्रीज़ कौन कौन सी है। ठीक है, ये कास्पियन सी है, उसके बाजू में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है देख लीजिए।
और देखो मैंने आपको ये जो बॉर्डर दिखाई ना, ये जो कंट्रीज़ दिखाई, इससे आपको बॉर्डर भी लिंकेज कर लेना है, ठीक है, कि उज़्बेकिस्तान के बाजू में ये चारों के चारों पड़ती है, तो उज़्बेकिस्तान ये सबसे बॉर्डर बनाता है चारों से। फिर अफ़गानिस्तान किससे बनाता है, तो देखो अफ़गानिस्तान के ऊपर ये तुर्कमेनिस्तान है और तजिकिस्तान है, साथ ही साथ हल्की सी ये उज़्बेकिस्तान से भी ऑर्डर बनाता है। ओके, बस इतना ही है मेनली। फिर ऊपर तो आपको पता चल जाएगा, ये किर्गिस्तान कजाकिस्तान का तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कास्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़। तो देखो यूजुअली ना कास्पियन सी को लोग तारीख से याद रखते हैं, तारीख के कोड से। आपको भी अगर ये रखना हो तो आप रख सकते हो तारीख, बट मैं उल्टा करता हूँ भाई, तारीख क्योंकि क्रोनोलॉजी में नहीं है इसलिए अलग। तारीख के बदले हम क्या याद रख सकते हैं, काश राई तक, काश राई तक। काश से आपको याद रहेगा ये कास्पियन सी की बात चल रही है, और राई तक, राई तक में क्या है भाई, टोटल जैसे रॉ तक रखते हो वैसे याद रख लो, या फिर ऐश्वर्या राई तक ऐसे याद रख लो, राई तक। तो एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे, ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखो क्लियरली नाम आएंगे, राई तक मतलब पहले आर से रशिया, फिर अज़रबैजान, और नीचे ईरान, फिर तुर्कमेनिस्तान, और फिर कज़ाकिस्तान। तो ये राई तक हो गया ना, राई तक, काश राई तक। तो ये आपको क्रोनोलॉजी में याद रहेगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। अभी देखो कास्पियन सी पढ़ रहे हैं तो उसके आजू बाजू की भी चीज़ देख लेते हैं। तो भाई कास्पियन सी में कौन सी रिवर से आता है, तो वोल्गा एंड यूराल, वी यू। और यहाँ पे आजू बाजू के कौन सी छोटी मोटी लेक है, तो भाई लेक उर्मिया ईरान के अंदर यहाँ पे आती है, ठीक है। इससे ऊपर से भी शायद एक बार क्वेश्चन आ गया है, मुझे पक्का याद नहीं है। और यहाँ पे आपका अरल सी पड़ता है, ठीक है, अरल सी या फिर यूराल सी जो भी आप बोलते हो। अब ये देखो कैसे है, तो उज़्बेकिस्तान के बीचों बीच में है, आधा अरल सी उज़्बेकिस्तान में और आधा कज़ाकिस्तान में है। और फिर इसी अरल सी से दो रिवर निकलती है, एक अमू दरिया और एक साई दरिया। डन। अब देखो मैं यहाँ पे आपको खुद बना के दिखा देता हूँ एकदम पीछे वाले में, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया आ जाए। यहाँ पे बनाते हैं, ये समझ लीजिए कि ये कास्पियन सी है, ये राई तक, रशिया, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कज़ाकिस्तान। अब इसकी जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे आपका पड़ता है उज़्बेकिस्तान, यहाँ पे ऐसे पड़ेगा, ठीक है, ये है उज़्बेक। बस अभी इसी उज़्बेक के बीचों बीच यहाँ पे पड़ता है आपका अरल सी, ठीक है, अरल सी, अरल या फिर यूराल जो भी आप प्रोनाउंस करते हो। और इसी में से दो रिवर निकलती है, ये अमू दरिया और ये साई दरिया, ठीक है, ये दरिया दरिया है, अमू दरिया एंड साई दरिया। ये आपका हो गया पूरा का पूरा कास्पियन सी का मैपिंग। ये कास्पियन सी यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे दो रिवर कौन कौन सी आती है, ये और ये पहली आती है वो है वोल्गा, एंड जो या दूसरी आती है वो है यूराल। डन। और यहाँ पे ईरान के अंदर ये बॉर्डर मार दो आप, यहाँ पे आपका पड़ता है लेक उर्मिया। ये पूरा का पूरा हो गया आपका मैपिंग। अगर आपको देखो वैसे तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर पड़ती है तो ऐसे ही तुरंत हम बना लेंगे। बहुत बड़ा ये आर्टिकल मैंने कर दिया है, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट ज़रूरी यार मैपिंग, इससे क्वेश्चन आते हैं तो ज़रूरी है मैपिंग करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ ताकि आपको ये मैप काम आए। फिर देखो दूसरी न्यूज़ एकदम बकवास सी न्यूज़ है। बोला है कि भाई एआई एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का क्या रिलेशन है, कि एआई का यूज़ आप सस्टेनेबल एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में कैसे कर सकते हो। ओके, सबसे पहले एआई क्या आता है, तो सेट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट अनेबल्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ एडवांस फंक्शन। ठीक है, ये सब हमें पता है। एआई का क्या एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं, सबसे पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि भाई फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, प्रिडिक्शन डेफिनेटली हम करते ही हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम। फिर भाई हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक, ओशन के अंदर कितना है, आइसबर्ग कितनी जल्दी मेल्ट हो रहा है। अभी ह्यूमन खुद ये सब प्रोसेस करे, मैथमेटिक्स लगाए कि भाई 1 साल में इतना तो 10 साल में इतना, ये वो एआई 2 सेकंड के अंदर करके दे देगा आपको, और हज़ारों साल का डेटा दे देगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि भाई एआई 10,000 टाइम्स फास्टर
काम कर सकता है ह्यूमंस के आइसबर्ग को, अगर आप चेंजेस को मेल्ट कितना हो रहा है वो सब देखना हो तो। इवन यूएनईपी जो अपना है वो भी एआई का यूज़ करता है एयर पोल्यूशन को ट्रैक करने के लिए, यूजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म। ओके, फिर अब हम डीकार्बनाइजेशन भी कर सकते हैं कि कंपनी खुद चेक करे कि वो कितना इमिशन कर रहे हैं, फिर उसको ट्रैक करके उसके मुताबिक कम करे। नॉर्मल बात है, आप ये यूज़ कर सकते हो। हाँ, फिर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या है एनवायरनमेंट के ऊपर, भाई एआई काफ़ी ज़्यादा पावर कंजप्शन करता है, तो नॉर्मल जो गूगल पावर यूज़ करता है ना, उससे 10 गुना पावर यूज़ चैट जीपीटी और एआई बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट करते हैं। और ये कौन बोल रहा है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, याद रखने वाली बात है। अब दूसरे एरियाज में भी यूज़ कर पाओगे। फिर भाई ई वेस्ट जनरेट करता है, हजार्डस सब्सटेंस जैसे कि मर्क्यूरी एंड लेड। फिर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है, डेफिनेटली हमने देख लिया ना ऊपर, वो एनर्जी में भी देखा और यहाँ पे कि रेयर अर्थ मिनरल पे ये रिलाई करता है मोस्टली, इसलिए ओवर यूटिलाइजेशन भी है। ठीक है, फिर यूएनईपी क्या बोलता है रिकमेंडेशन में कि हमें स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर बनानी चाहिए कि एआई का कैसे हम यूज़ करें। फिर कंपनी को भी अपने जो भी डेटा है उसको ग्रीन सेंटर की तरह बनाना चाहिए कि इस पर कुछ गलत चीज़ें या फिर जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए वैसी चीज़ें नहीं है, जो भी हो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आ रही है। फिर गवर्नमेंट को डेवलप करनी चाहिए रेगुलेशन, और कंपनीज़ को भी डिस्क्लोज करना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके एनवायरनमेंट पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं। फिर भी हमें एआई की एल्गोरिदम मोर एफिशिएंट बनानी चाहिए ताकि वो कम एनर्जी यूज़ करें, और रिसाइकलिंग भी उधर बनाना चाहिए, जितना हो सके उतना रिसाइकलिंग और रीयूज़ करना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, नॉर्मल सब बातें थी, आपको ये सब बातें ऐसे भी पता है, आप खुद सोचोगे ना अपने दिमाग से तो भी आपको ये सब पता चल जाएगा। एंड आई ऑलवेज रेकमेंड कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक को पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, जितना भी समझ आता है, जैसे भी आता है, पहले खुद सोचिए। ठीक है, अगर फिर समझ नहीं आता है तो पढ़ लीजिए, पर पहले खुद सोचिए कि ये क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पूरा आंसर खुद सोच लीजिए, सब कुछ सोच लीजिए, क्यों, क्या, कैसे, कब, तो आपको ये सब आ जाएगा ईजीली। क्योंकि जो भी मेंस में आपको काम आता है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग आता है। प्रीलिम्स में तो आपका नॉलेज जाएगा, बट मेंस में आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग जाएगी कि आप सोचते कैसे हैं, कितना जल्दी सोचते हैं, और वो सोचने के साथ आपका हाथ कितना जल्दी चलता है। ये एआई वाला पार्ट आपका GS3 का पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके ऊपर ऑलरेडी PYQ आ चुका है। इसमें देखो मेन फोकस क्या होता है, तो जो भी हमारे पास हेल्थ के रिलेटेड डेटा सिस्टम है, जो भी डेटा है उन सबको डिजिटल कर देना, दैट्स इट। ठीक है, विजन क्या है, तो क्रिएट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, सिंपल। ये कब लॉन्च हुआ था, तो 2021 में लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट इज़ अलाइन विथ आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। इसके अंदर ही हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं और इंटरऑपरेबिलिटी को और बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, डिजिटल हेल्थ ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, नॉर्मल सब बातें हटाइए। इम्प्लीमेंट कौन करता है इसको, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट करती है। टाइम पीरियड 21 से लेकर 26 तक का है। की फीचर्स क्या क्या है इनके, जो अभी एक्चुअली याद रखना है हमें। ठीक है, ये ऑपरेटिंग एजेंसी आप याद रख लीजिए, सॉरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, और क्या क्या फीचर्स हैं इसके ये तो सबसे पहले तो ये आभा आईडी क्रिएट करता है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी। समझ लीजिए कि मैं पेशेंट हूँ, मेरे पुराने भी कोई मुझे बीमारी हो गई थी, अभी भी मैं कुछ हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ, तो ये बस मेरी आईडी डालेंगे और मेरा सब कुछ रिकॉर्ड और डेटा आ जाएगा कि भाई इसको ये हेल्थ इश्यूज़ है, ऐसे ये ट्रीटमेंट करवा चुका है, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो सब पूरा आपका रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा आभा आईडी के अंदर। अब तक 67 करोड़ आईडी बन चुकी है आभा आईडी। ओके, फिर भी नेक्स्ट है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उसकी रजिस्ट्री बनाता है कि कौन से डॉक्टर क्या है, ये सब उसका डेटा बनाएगा। तो अराउंड 4.5 लाख डॉक्टर एंड नर्सिस की आईडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ रजिस्ट्री बनाएगी कि कहाँ पे कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल, पब्लिक है या फिर प्राइवेट है, और ये भी 3.3 लाख हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं एज पर नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर रजिस्ट्री। अभी देखो ये तो अच्छी बात लिखी गई है, बट यहाँ पे हल्की सी मैं गलत बात बताता हूँ आपको। आप सोचिए हेल्थ रजिस्ट्री फैसिलिटीज़ हमारे पास 3.3 लाख है ओवर, और डॉक्टर एंड नर्सेज कितने रजिस्टर्ड है, तो 4.7 लाख। तो इससे तो हमें यही पता चलता है ना कि एक फैसिलिटी के अंदर अराउंड 1 से 1.5 जितने डॉक्टर अवेलेबल हैं, जबकि होने कितने चाहिए, मैं तो बोलता हूँ एक जगह पे 5 से 6 डॉक्टर मिनिमम होने चाहिए अगर वो अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है। तो इधर जो हमारा डेटा है वो एक्चुअली क्या होना चाहिए था, 3 के सामने एटलीस्ट 10 लाख तो होता,
पर यह है कितना, तो 4.5 लाख। तो इसके दिखाता है कि हमें कितनी कमी है डॉक्टर्स की और हेल्थ प्रोफेशनल्स की। ओके, ऐसे सोचिए, आप भी खुद सोचिए, ऐसे आप अगर कुछ पढ़ते हो ना, आप खुद सोचिए, खुद सोचोगे ज़्यादा आपको चीज़ें जल्दी आ जाएगी। फिर की इनिशिएटिव क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर लिए हुए हैं, तो डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम हम लेके आए हैं। फिर माइक्रो साइट्स इनिशिएटिव हम लेके आए हैं कि प्राइवेट सेक्टर अडोप्शन कीजिए। फिर स्कैन एंड शेयर सिस्टम, इसमें क्या करते हैं कि जो भी ओपीडी है वहाँ पे भी क्यूआर सिस्टम लगी हुई होगी, उधर से ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। क्यूआर बेस्ड ओपीडी रजिस्ट्रेशन सर्विस, ओके, ये सब नॉर्मल बात है, ठीक है। ओके, यहाँ पे इकोसिस्टम देख लीजिए, तो ये क्या बात कर, सबको जोड़ देता है, लाइक सिटीजन एंड पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से, पॉलिसी मेकर से, एडमिनिस्ट्रेशन से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अलाइड प्राइवेट एंटिटी, सबको एक जगह पे जोड़ देता है, उसका डेटा सेट बनाता है, ठीक है। ये डेटा आप याद रख लीजिएगा अगर हो सके तो, या आप इवन दूसरे क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड लीडर्स अडॉप्ट डिक्लेरेशन टू टेकल ग्रोइंग थ्रेट्स ऑफ AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे तो ठीक से नहीं दे रखा है, मतलब इतना कुछ खास नहीं इलाबरेटेड है। आपको अगर AMR समझना है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो आप 12 सितंबर के न्यूज़ देखिए, वहाँ पे अच्छे से मैंने बताया हुआ और अच्छे से उधर आर्टिकल भी है हमारा। अभी सबसे पहले AMR होता क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एंटी उसके सामने, ठीक है। तो माइक्रोब्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब माइक्रोब्स हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी को इनके सामने रेजिस्टेंस चाहिए होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर घुस के तबाही ना मचा दे, बीमारी ना आए, बट इसीलिए हम लेते हैं मेडिसिन। अभी ये मेडिसिन अगर इनके ऊपर काम न करे तो वही होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, की हमारे अंदर ये मेडिसिन काम नहीं कर रही है, ये माइक्रोब्स को कुछ नहीं हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो बस इंग्लिश में भी वही है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, पैरासाइट्स नो लॉन्गर रिस्पॉन्स टू मेडिसिन, दैट्स इट। अभी ये होता क्यों है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, हम जान लेते हैं। समझ लीजिए कि आपको कोई बीमारी हो गई है छोटी मोटी, ठीक है, नॉर्मल बीमारी ले लेते हैं, सर्दी जुकाम ले लेते हैं। अभी वायरल हो गया है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से आपको हो गया है। अभी आपको दवाई दी जाती है पैरासीटामोल फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए दी गई। आप करते क्या हो कि 3 दिन लेते हो और 3 दिन में आप ठीक हो गए हो, तो आप लेना बंद कर देते हो। तो होता एक्चुअली क्या है कि जो वायरस आया था वो वायरस आपकी बॉडी में एकदम वीक हो चुका है, उसमें उतनी ताकत नहीं है कि अभी आपकी बॉडी के सामने जीत सके डेफिनेटली, और इसीलिए वो कमज़ोर हो गया और आपको बीमारी चली गई। बट हुआ क्या, वायरस ने जो भी आपका रिटेलिएशन सिस्टम था, जो रेजिस्टेंस सिस्टम था, उसको रीड कर लिया है। अभी जब ये वायरस दूसरी बार आपको लगेगा ना, तब उसे पता है कि आपकी बॉडी कैसे रेजिस्ट करती है, तो दूसरी बार आपको ज़्यादा अच्छे से लड़ पाएगा। अभी समझ लीजिए 2 बार, दूसरी बार भी आपकी बॉडी ने हरा गया, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसा लगातार होता रहो। और आप हर बार क्या कर रहे हो, आप जो भी दवाई शवाई ले रहे हो, एसेट्रा, आप जो भी ले रहे हो उसके डोजेज सेम है, और ऊपर से आप सेम ही टाइप की दवाई ले रहे हो और पूरी ले भी नहीं रहे हो। आपको प्रिस्क्राइब जितनी भी की जाती है 5 दिन 10 दिन, उतनी आप नहीं ले, तो आधे में ख़त्म कर दे हो, तो क्योंकि आप ठीक हो जाते हो। बस इससे होता क्या है, जो भी वायरस है ना, वो पूरी तरीके से मरता है नहीं, वो थोड़ा सा जी जाता है। बट इसी से क्या होगा, इसी के साथ वायरस अपने आप को धीरे धीरे अडेप्ट कर रहा होगा और अपडेट कर रहा होगा कि भाई ऐसे जीना है, इसकी बॉडी के अंदर रहना है। तो ये तो हर बार अपडेट होके आता है, बट आप वही सेम के सेम हो, तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि आप दवाई कितनी भी खा लो, ये वायरस के सामने आप जीत नहीं पाओगे, क्योंकि आप ये पूरी तरीके से अपडेट हो गया है, पूरी तरीके से म्यूटेट हो गया है। अभी हम इसको अपडेट तो नहीं बोलते हैं, मेडिकल भाषा में इसको म्यूटेट बोलते हैं। तो म्यूटेट हो गया है कि अभी आपकी ये दवाई के सामने कुछ असर नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको वन ऑफ द रीज़न बताया है AMR होने का, कि जो आप दवाई फिर यूजुअली खाते हो ना, उससे असर नहीं करेगा। इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं ना, उनको डॉक्टर बोलते हैं कि यार हम कोशिश कर रहे हैं, पर इनके ऊपर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि AMR कुछ हद तक हो ही जाता है। तो इसीलिए अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि 10 दिन की दवाई लो, तो 10 दिन की लो, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर गिविंग इन्विटेशन टू AMR। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, AMR आप समझ गए इन शॉर्ट क्या है। तो जो भी आप मेडिसिन लेते हो वो आपकी बीमारी को टैकल नहीं कर पा रही है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रही है, दैट्स इट। ठीक है, इसके लिए आप 12 सितंबर का, अरे यार 12 सितंबर का देख लेना, अच्छा खासा बताया हुआ है। और फिर भी समझ नहीं आता तो मुझे बताना, हम अलग से वीडियो बना देंगे उसके ऊपर अलग से। ठीक है, वैसे भी हॉट टॉपिक है,
यूपीएससी ने पहले MLR के ऊपर पूछ लिया। MLR मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, इसको एक्चुअली MLR नहीं, मैंने गलत लिख लिया, MDR होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। इसके ऊपर पूछ लिया, हो सकता है अभी MR के ऊपर पूछ ले। ठीक है, चलो न्यूज़ में क्या था भाई, तो भाई डिक्लेरेशन क्या आई है, तो भाई हम रिड्यूस करेंगे जो भी डेथ हो रही है उसको बाई 10% 2030 तक, ठीक है। फिर हम मल्टी पार्टनर ट्रस्ट बनाएंगे फॉर AMR, जिसमें सबको बोलेंगे कि भाई पैसा कंट्रीब्यूट करो क्योंकि हमें AMR का सामना करना है। फिर हम एटलीस्ट 70% ऑफ जितनी भी एंटीबायोटिक है वो WHO SS ग्रुप एंटीबायोटिक्स की होनी चाहिए, मतलब WHO ने जिसको बोला है कि हाँ भाई ये ठीक ठाक है, ठीक है, उसका SS ग्रुप मतलब वही है कि WHO के द्वारा क्लासीफाई हुई सब दवाइयाँ। फिर भाई मीनिंगफुल हम रिडक्शन करेंगे क्वांटिटी के अंदर ऑफ एंटी माइक्रोबियल यूज्ड इन एग्री फूड सिस्टम ग्लोबली बाई 2030। ये सब बकवास है, ठीक है, हटाइए आप। फिर भाई डिक्लेयर करेंगे फॉर्मल स्टैंडिंग क्वाड्रिपाइटल ट्रीटी को, मतलब बनाएंगे जिसके FAO WHO UNEP सबको हम जोड़ेंगे। नॉर्मल बात है, हटाओ, कोई कुछ भी याद रखने का ज़रूरत नहीं, एक भी शब्द नहीं। इनिशिएटिव क्या है भाई AMR के लिए हमारे, ये सब याद रखने का ज़रूरत है, ये याद रखना है। तो भाई अडॉप्टिंग वन हेल्थ अप्रोच, इंडिया ने ये किया। वन हेल्थ अप्रोच क्या होता है भाई, अभी ये मुझे आप बता दीजिएगा, ये मैंने 2-4 बार पढ़ाया हुआ है, व्हाट इज़ वन हेल्थ अप्रोच, मुझे आप कमेंट में बता दीजिए कि वन हेल्थ अप्रोच क्या होता है। फिर भाई WHO की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बाई 2020। फिर नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंटेनमेंट ऑफ AMR या फिर रिडक्शन ऑफ AMR, ओके। फिर इंडिया लॉन्च्ड रेड लाइन कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये जो मैंने बोला था ना अभी अभी कि दवाई आप ऐसे ही खाते रहते हो। अभी रिसेंटली डेटा आया था कि कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली चीज़ डोलो बन गई थी, पैरासीटामोल 650। इससे असर क्या होता है कि आप लगातार ये खाते जाओगे ना, एक टाइम पे वो फिर असर ही नहीं करेगी आपको। इसलिए भाई कि अगर आप दवाई ले रहे हो तो थोड़ा ध्यान से, इसीलिए रेड लाइन कैंपेन है इंडिया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि वही वर्किंग पेपर आया है टाइटल एग्रो फॉरेस्ट्री मिसिंग ट्रीज फॉर फॉरेस्ट पब्लिश बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM। ओके चलिए देखते हैं क्या है। देखो नाम से ही पता चल रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, नाम को तोड़ दीजिए। एग्रो एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो भाई जिधर हम अपने क्रॉप उगा रहे हैं जो भी फील्ड के अंदर या फिर एनिमल रियरिंग कर रहे हैं, उसी फील्ड के अंदर हम अगर पेड़ों को भी उगाना शुरू कर दें, पेड़, श्रब, बैम्बू, पाम्स, किसी को भी, तो उसी को हम बोलेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री, दैट्स इट, ठीक है। इसका फ़ायदा अभी के लिए क्या है भाई, इंडिया के अंदर टोटल जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से सिर्फ 17% जितना एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर आता है, जबकि पूरे ग्लोबल हम एवरेज देखें, ग्लोबली क्या ये चल रहा है, तो 43% जितना आता है। यानी कि हम बहुत पीछे हैं, ग्लोबली सब अच्छा कर रहे हैं, हम थोड़ा सा पीछे हैं। अभी अच्छा बुरा क्यों भाई, क्या फ़ायदा होता है ऐसा पेड़ पौधे लगा देने का आजू बाजू। सबसे पहले तो भाई फार्मर की लाइवलीहुड आप चेंज कर पाओगे, क्योंकि जो भी उस ट्री से भी आउटकम निकलेगा उसके भी इनकम होगी, ठीक है। फिर दूसरा, टिम्बर एंड अदर रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं कि उससे आप फर्नीचर बनाइए, कंस्ट्रक्शन कीजिए, या फिर पेपर एंड पल्प बनाइए, सब हो सकता है। फिर भाई सॉइल की ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो कार्बन सिक्वेस्टर का काम करते हैं, वो अपने अंदर कार्बन खींच लेते हैं, ठीक है। फिर वाटर एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक वाटर को सीप करके रखते हैं, ठीक है। ये सब बातें हमको पता है, नॉर्मल है, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है भाई, पेड़ पौधे भी लगाने में चैलेंज आते हैं, बताइए क्या चैलेंजेस है। तो भाई कंजर्वेशन ऑफ फर्स्ट पॉलिसी अप्रोच, कि हम मना करते हैं भाई पेड़ उगा तो लो बट काटने की बात मत कर देना, तो ये भी दिक्कत है ना, अगर आप काटोगे ही नहीं तो आपको इनकम कहाँ से जनरेट होगी, फार्मर क्यों लगाना चाहेंगे। ओके, फिर ये किसके बारे में हमने बताया कि कहाँ पे ये सब हम बताते हैं, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, फिर गोदावरमन केस 1996, ये गोदावरमन शायद हमने पहले भी देखा हुआ है। एंड 4-fold इंक्रीज, हाँ ये क्या बताता है कि इसी के चलते हमारा जो इम्पोर्ट है ना टिम्बर का, जब हम लकड़ी इंपोर्ट करते हैं वो बढ़ गया है 4-fold बाई 1996 टू 2022। अब ये जो गोदावरमन है उसके रिलेटेड मैं बता देता हूँ कुछ। तो ये देखिए, ये सारे के सारे एनवायरनमेंट जजमेंट जो भी है एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड वो है यहाँ पे हमारा है गोदावरमन, ठीक है। ये क्या बात करता है, तो सबसे पहले तो रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बाहर भी पावर दी जाती है अगर वो फॉरेस्ट है, तो वेदर इट इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है। इन शॉर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, किधर भी फॉरेस्ट हो तो वो उधर कुछ रूल्स बना सकती है।
एंड साथ ही साथ ये एम्फेसिस करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना चाहिए, अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी करना चाहिए। दैट्स इट। इसी के चलते जो ये तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है ना, यही हमें दिक्कत देती है एग्रो फॉरेस्ट्री में, क्योंकि ये पेड़ पौधे को बचाने की, उसको संभाल के रखने की बातचीत करते हैं, और वो उधर चलेगा नहीं एग्रो फॉरेस्ट्री में, उधर तो काटो और उससे प्रोड्यूस मिल रही है, उसका इनकम लो। ठीक है, चलिए बैक टू टॉपिक आता है हमारे। ओके चलिए, फिर भाई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, अगर आपको पेड़ काटने हैं या फिर उसकी परमिट लेनी है तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम है, कि अगर आप पेड़ काटे हुए हो, आपके पास लकड़ी है, बम्बू टिम्बर या फिर कुछ भी है, तो उसमें भी भाई जो यूटिलाइज आपके पास एक पास होना चाहिए, ट्रांजिट पास, उसका यूटिलाइजेशन बहुत कम होता है, सब लोग इलीगली कर लेते हैं, बल्कि आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, एंड लास्ट, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है। इंडिया 2.7 बिलियन वॉर्स के टिम्बर को इम्पोर्ट करता है एज पर इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचिए, इससे अच्छा है थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए भाई, बट वही है कि रिलैक्स करने जाओगे तो इतने पेड़ कटेंगे, इतने कटेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी वैसे ही ख़राब हो जाएगी। जो हमारी ग्रीन जीडीपी है उस पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। अगर आपको पता हो तो मुझे बता दीजिएगा कि ग्रीन जीडीपी क्या होती है। ओके चलिए, रिकमेंडेशन क्या क्या है, तो डी रेगुलेशन हमें करना चाहिए नेटिव टिम्बर स्पीशीज़ लाइक टीक, गुर्जन, मिनरंती का। फिर प्रायोरिटाइज करना चाहिए ओनरशिप ट्रीज़ को रेदर देन ओनरशिप ऑफ लैंड को। फिर हम सेंट्रलाइज सिस्टम बनानी चाहिए ट्रांजिट एंड फेलिंग परमिट्स की, जो ऊपर हमने ट्रांजिट सिस्टम बनाई है उस तरीके से। ये सब बकवास है, ठीक है, हटाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया रिअफर्म्स कमिटमेंट टू सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अभी देखो, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या होता है, तो जो भी नॉन मेडिकल फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट करते हैं, वो है सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, नॉन मेडिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस अवर हेल्थ आउटकम। ये कौन कौन से हो सकते हैं? समझ लीजिए कि मैं एकदम ही गरीब हूँ, मेरे पास खाने का भी पैसा नहीं है, तो मेरी हेल्थ बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? बिल्कुल बिगड़ेगी। सो इट इज़ पार्ट ऑफ सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। फिर समझ लीजिए मैं जिस जगह पे रहता हूँ वो एकदम ही गंदी जगह है, तो मेरी हेल्थ बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? बिगड़ेगी। सो अगेन इट इज़ पार्ट ऑफ SDH, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो वैसे ही सब कुछ, ठीक है। इन शॉर्ट, मैं जहाँ पे बॉर्न हुआ हूँ, ग्रो हो रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, मेरी एज जितनी है, एसेट्रा, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल नॉर्म्स, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल पॉलिसीज, डेवलपमेंट एजेंडा, ये सब के सब पार्ट हैं सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ पे, क्योंकि ये डायरेक्टली तो आपकी हेल्थ पे कोई मेडिकल इम्पैक्ट नहीं बताते हैं, कि मेडिकली कोई फैक्टर नहीं है, ये नॉर्मल फैक्टर हैं जो मेरी हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। अभी सोचिए, ये इम्पैक्ट करते हैं वो तो तय है, ये डेफिनेट वाली बात है। तो मेन इशू क्या एड्रेस हमें करना चाहिए, इसको करना चाहिए। बाद में आप हेल्थ के ऊपर खर्चा कीजिए, आप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा है आप हेल्थ को ख़राब ही ना होने दो। आप अगर अच्छा खाना पीना, रहना, सोना, उठना दे दोगे तो उसकी हेल्थ ख़राब होगी ही नहीं, और हेल्थ ख़राब नहीं होगी तो आपका इंश्योरेंस का पैसा बच जाएगा। इंश्योरेंस के पैसे की मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, कौन सी बात कर रहा हूँ, मुझे बता सकते हो आप? ठीक है चलिए, नहीं बताए तो भी चलेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, रोल ऑफ SDH क्या है हमारे अंदर। तो जितने भी हेल्थ आउटकम्स आते हैं उसके अंदर 30 to 35%, सॉरी 55% जितने इन्हीं के साथ रिलेटेड होते हैं। ये हेल्थ इनइक्वलिटी को भी सजेस्ट करते हैं। एंड फिर भी हमें ये ग्रेडियंट भी शो करते हैं कि कैसे ज़्यादा पैसे वाले जो लोग हैं वहाँ पे हेल्थ आउटकम अच्छे देखने को मिलते हैं, और जिसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है उधर हेल्थ आउटकम भी बहुत ख़राब देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके चलिए, WHO की क्या बोला है इसके ऊपर, तो भाई 3 गाइडिंग टारगेट दी है बाई 2040 कि हमें हाफ करना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी गैप को, जो भी कंट्रीज़ और सोशल ग्रुप के बीच में है, पैसे वाले और गरीब वाले। फिर हैविंग एडल्ट मोर्टालिटी रेट को हमें भी आधा करना है, ठीक है, हाफ करना है। और फिर अचीव करना है हमें 90 to 95% ऑफ रिडक्शन इन चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्टालिटी, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इवन दूसरे क्वेश्चन में भी आप यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने क्या भी अप्रोच ली है, तो भाई हम वन हेल्थ अप्रोच लिए हैं। अगेन वन हेल्थ अप्रोच है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसका मतलब क्या है। फिर भी हमारा है कि भाई डेट फॉर हेल्थ स्वैप्स पे इम्फेसिस करें। अब ये डेट फॉर हेल्थ क्या होता है, समझ लीजिए 2 कंट्री है, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन सा एग्जांपल है। हाँ, A कंट्री B कंट्री को 100 रुपया उधार दी थी
अभी बी कंट्री को वापस चुकाना है, ठीक है। पर इधर हम वापस पैसा चुका नहीं रहे हैं, उससे बदले क्या बोल रहे हैं, ए ना बी को बोल देता कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस उसके बदले तू क्या कर, ये जो 100 रुपये तूने लिए थे ना, उसको तो इन्वेस्ट कर दे कोई हेल्थ के लिए, सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट कर दे, कोई हॉस्पिटल बना दो या फिर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ला दो, ऐसा कुछ भी करो, बस हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कर दो, दैट्स इट। तो बी करेगा कि हाँ भाई ठीक है कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि बी कंट्री के अंदर, ये दोनों कंट्री हैं, ये ए कंट्री और बी कंट्री, तो बी कंट्री के अंदर क्या फ़ायदा होगा कि उसको नया हॉस्पिटल मिल जाएगा, साथ ही साथ उनको एक को अभी पैसा भी नहीं चुकाना है। अभी आप बोलोगे तो भाई इसमें एक का क्या फ़ायदा हुआ, उसका तो पैसा गया, नहीं, फ़ायदा हुआ। इससे ना जो इंटरनेशनल आपकी इमेज होती है ग्लोबली, वो इन्हेंस हो जाती है कि जो ए कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ जो उनके हेल्थ के टारगेट हैं वर्ल्ड ओवर में, उनको ने कोई दिए हैं कि हम इतने लोगों की जान बचाएंगे, तो ये उनके टारगेट मैट हो जाते हैं कि देखो हमने उधर 10 हॉस्पिटल नहीं खोले, क्योंकि कायदे से पैसा तो इनका ही था ना, तो ये बता सकते हैं कि ये हमारा ही है टारगेट जो हम मैट कर रहे हैं। तो ये विन विन सिचुएशन होती है, ठीक है, आप समझ गए, ठीक है। डेट फॉर हेल्थ स्वैप क्या होता है कि एक कंट्री पैसा उधार देती है बट वापस लेने के बजाय बोलती है कि आप उसका हेल्थ में खर्चा कर दो, मुझे वापस नहीं चाहिए, ठीक है। और इससे दोनों का फ़ायदा होता है। फिर भाई G20 की मीटिंग में भी हमने बोला था कि हम डेटा कलेक्शन और एनालिसिस को बढ़ा देना चाहिए ताकि हम हेल्थ को, सिस्टम को अच्छे तरीके से जान पाएँ और अच्छा कर पाएँ। फिर इंडिया के अलग अलग प्रोग्राम भी चलते हैं, ये सबको एड्रेस करेंगे, देख लीजिए। आयुष्मान भारत प्रोग्राम इंश्योरेंस प्रोग्राम है, जो आपका खर्चा होता है, पैसे वाली बात को, इकोनॉमिक कंडीशन उसको सेट करता है। फिर स्वच्छ भारत मिशन, ये हमारा सैनिटेशन को सेट करता है कि सैनिटेशन आप ठीक कर लीजिए। जल जीवन मिशन अगेन पानी को स्वच्छ करता है, पानी स्वच्छ करेगा तो आपकी आधी बीमारी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, आप जहाँ पे रह रहे हो उसको ठीक करता है, ठीक है, आपका होम। ये जो ऊपर जो जो भी कंडीशन है जिससे ये डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं, उन सबको ये एड्रेस कर देते हैं, ठीक है। चलिए अभी शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। ज़्यादातर सारी वैसी हैं जो हमने कवर कर ली है, बट फिर भी कवर करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि सब मैंने बहुत बार कवर की हैं। सबसे पहले लोकायुक्त, तो भाई कोई भी सिविल सर्वेंट अगर कोई करप्शन के अंदर जुड़ता है या फिर कोई मंत्री अगर कोई करप्शन के अंदर जुड़े हुए हैं तो उनकी कंप्लेंट पब्लिक करनी पड़ती है, उसी के लिए है लोकायुक्त। और ये लोकायुक्त कहाँ पे काम करता है, तो स्टेट लेवल पे काम करता है। सेंटर लेवल पे क्या होता है, तो लोकपाल होता है। इनका काम क्या है, एंटी करप्शन मेजर्स लेना, कंप्लेन लेना, दैट्स इट, ओके। अब ये किसके एक्ट के थ्रू बना है, तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2030, बड़ी मेहनत से एक्ट बना था। आप ना अभी ये न्यूज़ में ना, तो आप पॉलिटी से ये ज़रूर पढ़ लेना, आपको ये काम आएगा। पढ़ते ऐसे ही है कि जो चीज़ न्यूज़ में ना उसको स्टैटिक से पढ़ लो, क्योंकि अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपको रिवीजन ही करना है बार बार, तो जो न्यूज़ में है उसको पढ़ते जाओ। इवन नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी इसको पढ़ लो, ताकि आपका करंट हमेशा रिवाइज रहे और स्टैटिक भी आपका रिवाइज रहे, कि आपको हमेशा पता हो कि भाई ये न्यूज़ में था तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं और वो आपको पता है, ओके। अभी क्या हर एक स्टेट के अंदर लोकायुक्त का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, नहीं, सेम नहीं होता है, ठीक है। लोकायुक्त में हो सकता है कि कोई एक स्टेट में 3 बंदे बैठे हों, दूसरे में 4 बंदे बैठे हों। लोकायुक्त ऑफिस है, ठीक है, और पर्सन है जो ये सब काम करेगा। अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई इसकी, तो गवर्नर अपॉइंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, जो भी स्टेट असेंबली में हो, ओके, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। ये न्यूज़ में क्यों था भाई, तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, उनके ऊपर लोकायुक्ता की कार्यवाही चल रही है ओवर लैंड अलॉटमेंट इरेगुलरिटीज़, ओके। फिर भाई कमेटी ऑफ 10 या फिर C10 ग्रुप, रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर मिले थे C10 ग्रुप के साथ, साथ ही साथ L69 ग्रुप के साथ। क्या क्या हमारी बात हुई वो सब अलग बात है, छोड़िए। अभी दोनों का ग्रुप क्या है भाई, L69 जो आइलैंड नेशन है, छोटे छोटे नेशन है, एकदम गरीब नेशन, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ वाले, जैसे कि लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़, कैरेबियन की कंट्रीज़, पैसिफिक आइलैंड की कंट्रीज़, इन सब का ग्रुप है, ठीक है। ये सब इन शॉर्ट चाहते क्या है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वहाँ पे हमारा थोड़ा सा से रहे, हमारी बात भी रखी जाए और उसमें कुछ रिफॉर्म लाए हम। फिर C10, अगेन C10 जो अफ्रीकन छोटे छोटे नेशंस हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का ग्रुप है। ये 2008 में बना था। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ है यहाँ पे सारे लिखे हुए, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी याद करिए। मैंडेट क्या है, तो भी एडवोकेट करना है अफ्रीकन के पार्टिसिपेशन को
अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दैट्स इट, नॉर्मल है। काम क्या याद क्या रखना है हमें, बस इन दोनों के नाम, कि दोनों नाम किसके साथ जुड़े हुए हैं और क्या है, ठीक है। चलिए, मेन फोकस क्या रहता है कि इन शॉर्ट हमारी भी बात देखी जाए, हमें भी हर एक जगह पे इंक्लूड किया जाए, दैट्स इट। फिर भाई इप्सा, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका फोरम। अभी सबसे पहले क्या है भाई, तो ये ग्रुप है इंडिया ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का। इसको किसके थ्रू बना गया था, तो ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन के थ्रू बना गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम जो ऊपर अफ्रीका का था ना, कि जो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है उसके अंदर इनका भी से और ज़्यादा रखा जाए और सबको कॉमन वॉइस दिया जाए। ये बात भी करते हैं कि भाई यूएनएससी को रिफॉर्म कीजिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, अभी न्यूज़ में क्यों था, तो इप्सा ने भाई कॉमन एक फ्रेमवर्क बनाया, सो डिक्लेरेशन दिया है, उसके लिए न्यूज़ में था, अगेंस्ट टेररिज्म। क्या बोला है कि भाई आप पूरे वर्ल्ड मिल के भाई एक्शन लीजिए अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच एस अलकायदा। अलकायदा कौन है भाई, तो जिन्होंने 9/11 अटैक किया था ना, वही अलकायदा है। जो ओसामा बिन लादेन का आपने नाम सुना था, वो अलकायदा का ही था लीडर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इप्सा आप नाम याद रखना। और कब किसके थ्रू बना था, तो ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन। काम क्या है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से उनको रिफॉर्म करने के लिए बात करते हैं और ख़ुद अपना भी से रखते हैं। ओके, फिर है जीएसटी कंपनसेशन सेस। अभी देखो हुआ क्या था कि जब से हमने जीएसटी लागू किया तब से जो स्टेट्स होते हैं ना, उसके पास से कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स जो लगा रहे थे वो राइट चला गया। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि समझ लीजिए कि भाई, एग्जांपल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, रिजिडिटी मत पकड़ना। समझ लीजिए कि ये एक बिस्किट है, बिस्किट के ऊपर पहले टैक्स लगता था, वैट ये सब, और साथ ही साथ स्टेट टैक्स भी लगता था। अभी हमने जीएसटी लगाया तो जीएसटी के अंदर तो ये सब कुछ टैक्स हट गया, ठीक है। जीएसटी जितने भी पहले टैक्सेस होते थे उन सबको मिला दिया, जो भी टैक्स होते थे, समझ लीजिए ऑक्ट्रॉय है, या फिर लग्जरी टैक्स है, या फिर स्टेट टैक्स है, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स है, इन सब को इन शॉर्ट मिला दिया और एक में हिला दिया जीएसटी, ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी इससे नुकसान क्या हुआ, तो जो भी पैसा स्टेट के पास आ रहा था टैक्स के थ्रू वो तो चला गया, क्योंकि स्टेट के पास तो अब तो सिर्फ जीएसटी आता है। तो बस समझ लीजिए कि इसका पैसा 100 आता था, अभी जीएसटी से थोड़ा कम होके 80 आ रहा है। तो स्टेट बोल रहे हैं कि भाई ये 20 रुपये का हमारा तो नुकसान हो गया ना, इसका मैं क्या करूं। तो भाई इसी को कंपनसेशन देने के लिए जो गवर्नमेंट लेके आ गई जीएसटी कंपनसेशन सेस, कि भाई जीएसटी शुरू शुरू में लगा है तो हो सकता है आपको कम रिटर्न आ रहा हो, बट धीरे धीरे ये आ जाएगा। और जब तक ये नहीं आता है तब तक हम आपको जीएसटी, आपको ये कंपनसेशन देंगे, उसी को बोला जीएसटी कंपनसेशन सेस। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जीएसटी 2017 में जब एक्ट हो गया तब जो भी स्टेट के लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइज हो रहे हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन से, उसको फुलफिल करने के लिए लाया गया था, ठीक है, दैट्स इट। अब ये पैसा हम ला रहे हैं तो किधर से ला रहे हो, ये कंपनसेशन सेस लगता किसके ऊपर है, तो बहुत सारी चीज़ों पे लगता है, जैसे कि लग्जरी गुड्स हो गए, सीन गुड्स हो गए, डीमेरिट्स गुड हो गए। अभी कौन कौन से होते हैं लग्जरी गुड, महंगे महंगी कारें हो गई, लग्जरी गुड है। महंगे महंगे पर्स हो गए, 10 लाख का पर्स है, लग्जरी गुड है। फिर सीन गुड क्या हो गए, तो सीन मतलब पाप जैसा है ना, तो बस जो भी चीज़ें हमें नुकसान करती हैं वैसी चीज़ों सीन गुड के अंदर आ जाती है। फिर है डीमेरिट गुड। डीमेरिट गुड क्या है, तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि अगेन नुकसान ही करती है, वैसे प्रोडक्ट है, हार्मफुल फूड कंज्यूमर है, जैसे कि अल्कोहल, गैम्बलिंग एसेट्रा। तो ना ये सब ऑलरेडी वैसे है ना कि ये या तो आप ज़बरदस्ती यूज़ कर रहे हो, आपको पता है बुरी है फिर भी, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है फिर यूज़ कर रहे हो, इसीलिए इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, कंपनसेशन सेस, दैट्स इट। और हाँ भाई, एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं, छूट गई, ये जीएसटी तो हो गया, ठीक है। सेस क्या होता है, ये खुद एक अलग से टॉपिक है, सेस क्या होता है। तो देखिए, सेस का मतलब नॉर्मल डेफिनेशन है टैक्स ऑन टैक्स। समझ लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि ये सिगरेट है, ठीक है, और ये सिगरेट 100 रुपये की है और इसके ऊपर टैक्स लग रहा है 10%। तो 100 रुपये का 10% क्या हो जाएगा भाई, ये पहले हटा दो यार, 100 रुपये का 10% हो जाएगा 10 रुपये। अभी मैं बोलता हूँ सिगरेट के ऊपर 10%, 5% सेस है, यहाँ पे लिख दो सेस 5%। तो अभी क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट कितनी, टैक्स कितना लग रहा था, 10 रुपये लग रहा था ना, तो इस 10 रुपये का 5% निकलेगा।
अभी ये 5% है, 50% मान लेते हैं, ठीक है। सेस 50% है, तो जितना भी टैक्स कितना था, टैक्स था 10 रुपये ना, तो इस 10 रुपये में और 50% बढ़ा दीजिए, मतलब 10 के 50% 5 रुपये, तो ये टोटल टैक्स हो जाएगा 10 + 5, ठीक है, यानी टोटल हो जाएगा 15। तो सेस क्या हुआ इन शॉर्ट, तो जितना भी टैक्स लग रहा है ना उसके ऊपर टैक्स, मतलब टैक्स अगर 10 रुपये था उसके ऊपर आप टैक्स लगाओ जितना भी लगाना है, और वो टोटल होगा, वो फिर आपका टोटल टैक्स निकलेगा, ठीक है। सेस क्या है इसके अंदर, तो 50% जो हमने लगाया। कायदे से सेस इतना नहीं लगता है, कायदे से वो 1% होता है या फिर 2% होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो मैंने 50 कैलकुलेशन ईजी करने के लिए बता दिया। तो सेस इज़ टैक्स ऑन टैक्स। और दूसरा हमारा होता है सरचार्ज, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, सरचार्ज। अभी ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रा चार्ज, कि मतलब देखो 10% तो आपका था ही था, प्लस 1% कर दो, ये टोटल का ही बात चल रहा है, ठीक है, कि 100 रुपीज़ की सिगरेट है, 10% आप भर ही रहे थे, और 1% एक्स्ट्रा भर दो, मतलब टोटल आप 11% भर दो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। एक एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ा देना, दैट्स इट, वही है सरचार्ज आपका। और जबकि सेस क्या था, तो टैक्स के ऊपर टैक्स बढ़ा देना। अभी देखो सेस जो होता है ना, मैं डिफरेंस ही बता देता हूँ आपका, यार पीछे ही लिख देता हूँ, छोड़ो, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। सेस टैक्स ऑन टैक्स है, और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। स्पेसिफिक पर्पस मतलब कि ऑलरेडी हमने तय कर लिया हो कि हेल्थ के अंदर हमें समझ लीजिए कि 50 रुपये इकट्ठा करने हैं, तो बस 50 जब तक इकट्ठा नहीं होते तब तक हेल्थ के ऊपर सेस हम लगा देंगे। और जो सरचार्ज होता है वो जनरल होता है कि बस पैसा चाहिए किधर भी फिर हम यूज़ कर लेंगे। अब ये जो होता है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है, कि समझ लीजिए टैक्स 10% है और उसकी इनकम 100 रुपये हो रही है, इस 100%, 100 रुपये के ऊपर हमने समझ लीजिए सेस रखा है 50%, तो वो 50% 50 आपका निकाल लेंगे, ये होगा आपका सेस। तो टोटल कितना हो जाएगा 150। जबकि सरचार्ज आपका क्या होता है, अब परसेंटेज ही बढ़ा देते, समझ लीजिए कि 10% आपका नॉर्मल टैक्स था, ठीक है, नॉर्मल टैक्स। अभी आपने सरचार्ज रखा 10%, तो अभी इस 10% का 10% गिन लीजिए, 10% का 10% कितना होगा 1%, ठीक है। तो टोटल आपका निकलेगा 11%। दोनों का आप फ़र्क पकड़ रहे हो, ठीक है ना। ये लगता था ना, ये लगता है अमाउंट पे, जो टोटल अमाउंट है, और ये जो लगता है वो लगता है परसेंटेज पे, ठीक है। अभी ये समझ लीजिए कि सरचार्ज अगर हमारा 5% होता तो ये 5%, 10 का 5% अब निकालते हो रो लगता है। अब समझ गए, ठीक है। ऊपर मैंने शायद आपको गलत बता दिया था, नहीं, 10% + 1% 11%, नहीं नहीं, 10% + 10% उसका निकालो, तो अब जाके 11%, अभी ठीक होगा। वो जल्दबाजी में यार थोड़ा कभी कभी हो जाता है, माफ़ी करना यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है भाई इथेनॉल। आप जानते ही हो इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल का भाई इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है, ओके। यूएस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर फॉलोड बाय ब्राज़ील। अभी इथेनॉल के बारे में थोड़ी सी दिक्कत जान लेते हैं। तो भाई कलरलेस और लिक्विड होता है, और इसकी एक स्पेसिफिक ऑर्डर भी होती है। ये कैसे बनता है, तो शुगर जब फर्मेंटेंट हो जाती है तो उस से आप ये बना सकते हो। मेन अभी हम किससे बनाए, तो अभी हम बनाते हैं शुगर केन से। आपको ये पता होना चाहिए, शुगर केन से बनाते हैं, इसीलिए आप सोचिए शुगर केन और शुगर बनाने वाली फैक्ट्री के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, उसके शेयर के प्राइसेस की। इथेनॉल वाले भाई डिमांड में है ये। फिर इसको दूसरा इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। इवन ये ना आपको दवाइयों में भी शायद मिल जाता है। ये भाई एक रेन्यूएबल फ्यूल है, मेड फ्रॉम कॉर्न, अदर प्लांट्स मिलता है, ये सब हमने पहले भी देख लिया है, नॉर्मल बातें हैं। इकोनॉमिक एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल में इसको मिक्स करते हैं। हमारा टारगेट ये ना E20 वाला बाई 2030, 2030 नहीं, यहाँ पे लिखा ही है 26, 25, 26 तक, ओके। फिर हमने PM जीवन भी बनाया है। जीवन मतलब क्या है भाई, तो जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल, फसल अवशेष निवारण। याद न रहे तो चलेगा। इन शॉर्ट जो भी हमारी फसल में कचरा वचरा होता है ना, उसको ठीक से हमें टैकल करना है, दैट्स इट। इससे भी हम क्रिएट करेंगे 2G इथेनॉल। ये 2G मतलब क्या है, सेकेंड जनरेशन। मैंने ये भी कवर किया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये सब कवर किया है। आपको नहीं पता तो मुझे बताना, मैं कभी वीडियो में बता दूंगा, ओके भाई। फिर भाई थर्मोबैरिक वेपन। अभी देखो इस थर्मोबैरिक वेपन्स को ना वैक्यूम बॉम्ब भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बताता हूँ। देखो कायदे से होता क्या है
कि कोई भी नॉर्मल वेपन होता है ना, अपना बॉम्ब होता है, उसके अंदर वॉरहेड्स मतलब कुछ डाला जाता है एक्सप्लोसिव। ओके, ये जैसे बॉम्ब भरा हुआ है, इसके अंदर इतना हम फ्यूल डालेंगे, इतना हम डालेंगे जो हमें फोड़ना है, ठीक है, एक्सप्लोसिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि इसमें हम क्या करते हैं, तो पूरा पूरा फ्यूल से ये भरा होता है। जब भी ये स्ट्राइक करता है ना, और जैसे ही ये इग्नाइट होगा, ये हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन कर देगा। अभी देखो, उसके अंदर तो हम ऑक्सीडाइजर डालते थे, ठीक है, कि एक्सप्लोजिव के लिए। इधर ये क्या करता है, तो एटमॉस्फेयर में भी जो ही ऑक्सीजन होता है ना, उसी को इग्नाइट कर देता है, उसी को यूज़ कर लेता है और पूरा इग्नाइट कर देता है अपने फ्यूल को। इसके अंदर जो भी पूरा ये फ्यूल से भरा होगा और जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उसी का यूज़ करते हुए ये खुद इग्नाइट होगा। अभी देखो मैकेनिज्म कैसे काम करता है ना, उसको इग्नोर करो। हाँ, आपको जानना हो ना, तो बस एक यूट्यूब में सर्च कर लेना, आपको 1-2 शॉट में ही आपको इजीली पता चल जाएगा कैसे काम करता है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बस याद ये रखना है कि ये एनवायरनमेंट, अपने जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उसका यूज़ करता है रेदर देन कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव। अब देखो, इसी से ना इसको वैक्यूम बॉम्ब बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये एनवायरनमेंट से, जो भी एनवायरनमेंट का ये है, और यहाँ से ऑक्सीजन ये खींच लेता है अचानक से, अगर ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच के ब्लास्ट कर देगा, तो जो लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन अचानक से वो एटमॉस्फेयर से ख़त्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, तो लोग सांस नहीं ले पाते हैं, इसीलिए एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और लोग ऐसे भी मर जाते हैं। इसीलिए इसको डुअल इम्पैक्ट बॉम्ब भी बोला जाता है, कि ये हाई एक्सट्रीम हीट तो देता ही देता है, खुद जो पूरा जलता है सारा ऑक्सीजन यूज़ करते हुए, साथ ही साथ ये प्रेशर भी बना देता है, क्योंकि ऑक्सीजन सारा ले जाता है। अभी भी न्यूज़ में क्यों था, तो ऐसा माना जाता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ये बॉम्ब यूज़ किया। देखिए, रशिया के पास जितने भी टाइप के बॉम्ब है ना, ये सारे यहाँ पे यूक्रेन में एक्सपेरिमेंट कर दे रहा है, ऐसा समझो। बाकी रशिया इतना पावरफुल है कि वो चाहे तो यूक्रेन को 2 दिन में पूरी तरीके से हरा सकता है, बट वो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी चलता है कि भाई चल रहा है तो चलने दो, इट इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से रशियन इकोनॉमी का तो ये वॉर से फ़ायदा ही हो रहा है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखोगे तो रशिया तो फ़ायदा में आ रहा है, पर यूक्रेन और यूरोप का नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलिए, अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, ये वेपन बॉम्ब, थर्मोबैरिक वेपन क्या होता है। तो ये ऑक्सीजन जो भी एटमॉस्फेयर में, उसको ही यूज़ करेगा और फूटेगा और उसी के साथ आग लगा देगा, बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। और ऑक्सीजन सारा एनवायरनमेंट से चला गया है एटमॉस्फेयर से उस एरिया में, तो उधर के लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी मर जाएंगे। डबल इम्पैक्ट देगा, ब्लास्ट तो हो ही रहा है, साथ ही ऑक्सीजन भी ले रहा है। एक लास्ट, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो भाई आपका जो भी सराउंडिंग है, उसी के अंदर एक्स्ट्रा में कुछ डिजिटल इन्फॉर्मेशन या फिर कार्टून शार्टून कुछ भी आपको प्रोवाइड कर दे, तो उसी को बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, तो रियलिटी तो है ही, साथ ही साथ उसमें और कुछ भी आप ऑगमेंट कर रहे हो। इसको आपको देखना है तो आप क्या करो, ठीक है, गूगल में आप सर्च करो डॉग, और वहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा, व्यू इन योर स्पेस, और बस उसमें क्लिक करना। तो आपका जो भी आप घर देखोगे, घर होगा, कहीं पे भी आप बैठे हो, वहाँ पे आप इसको देख पाओगे कि अच्छा, ये डॉग ना आपके घर के बाहर, मतलब घर के अंदर आपको दिखेगा। आप एक बार सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, डॉग सर्च कर लो और फिर व्यू इन माई स्पेस ऐसा कुछ लिखा हुआ, वहाँ पे क्लिक करना, दैट्स इट। तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, तो ये रियल टाइम एंड डिजिटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूज़र को उसके ही एनवायरनमेंट में। दूसरा होता है वर्चुअल रियलिटी। तो यहाँ पे बंदा अपनी रियलिटी से दूर ही चला जाता है, एक नया फिजिकल वर्ल्ड से दूर एक वर्चुअल दुनिया में चला जाता है, और वहाँ पे सब कुछ होता है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी का एग्जाम्पल क्या है, तो मेटा। ओके, लास्ट लोकेशन बेस्ड है, त्रिनाद और टोबैगो। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये जो नॉर्थ अमेरिका हमारा है और ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे जो बीच में टापू आता है ना, यही यहाँ पे ही पड़ता है। ठीक है, ये देखो, ये साउथ अमेरिका का पोर्शन है, ये नॉर्थ अमेरिका का है, और ये यहाँ पे टापू त्रिनाद और टोबैगो। आसपास कौन सी वाटर बॉडीज़ है, तो यहाँ पे कैरेबियन ओशन आता है लेफ्ट में, ऊपर अटलांटिक ओशन आता है, नीचे वेनेजुएला एंड गुयाना आता है। ये मैंने आपको याद करवा दिया, आपको पता है ना। ठीक है, चलिए, न्यूज़ में क्यों था भाई, तो ये फर्स्ट कंट्री बनी है कैरेबियन रीजन की, ये कैरेबियन रीजन हमारा जिन्होंने UPI एक्सेप्ट किया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। काफ़ी बड़ा हो गया यार वीडियो, मैं कोशिश करूँगा वीडियो थोड़ा छोटा रहे और मैं बकवास कम करूँ, रिपीटेशन ना करूँ। ऐसा लगे तो आप भी मुझे बता दीजिए कीजिए, ताकि मुझे पता चले। ठीक है, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।